अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंतर्गत सेकंड टेस्ट का अध्ययन करेंगे। प्रथम टेस्ट का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। आज यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे सेकंड टेस्ट का। इसके अंतर्गत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े पात्र क्या कहलाते हैं। तो आप लोग को बताया था इस चैप्टर में आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है फर्मेंटेशन, अनाक्षी श्वसन का। तो फर्मेंटेशन किस में किया जाएगा, किण्वन किस में किया जाएगा, एक बड़े से जो पात्र में किया जाएगा उस बड़े से पात्र को कहा जाता है किण्वक। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किए जाने वाला एक बड़ा सा ये पात्र है। क्लियर। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े पात्र का क्या नाम है। तो उत्तर आ जाएगा किण्वक। आगे क्वेश्चन है, सीवेज के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित होते हैं या सम्मिलित है। सीवेज क्या है? सीवेज कहना चाहिए वाहित मल है। हम लोग देखते हैं आजकल बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी, छोटे शहर बड़े शहर, यहाँ पर वाहित मल का उपचार मतलब जो शहरों में जो रोड के किनारे, घर के आगे पीछे कहना चाहिए जो बंद नालियाँ होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए गंदगी युक्त जो जल प्रवाहित होते रहते हैं उसी को सीवेज कहा जाता है। तो शहरों में आए दिन कहना चाहिए सीवेज से परेशान रहते हैं। वाहित मल का उपचार कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक भी होते हैं, इसमें जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये सब पाए जाते हैं जो विभिन्न रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो सीवेज का उपचार दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है प्राथमिक उपचार और एक होता है सेकंड उपचार। जो प्राथमिक उपचार होते हैं उसको भौतिक उपचार कहते हैं, और जो सेकंड उपचार होते हैं, द्वितीयक उपचार होते हैं, उसको जैविक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार को भौतिक उपचार और द्वितीयक उपचार को जैविक उपचार कहा जाता है। और जैविक उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाएगा। जैविक उपचार में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाएगा। और जैविक उपचार का मूल सिद्धांत होता है बीओडी को कम करना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करना होता है, कम करना होता है। क्लियर। तो यहाँ पर सीवेज के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित होते हैं अवसादन एवं निस्यंदन। अवसादन एवं निस्यंदन जो प्राथमिक उपचार होते हैं, भौतिक उपचार होते हैं, मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो सीवेज होता है, ठीक है, इनको सामान्य विधि से, कुछ फिल्टर की सहायता से, कुछ यंत्र की सहायता से फिल्ट्रेट किया जाता है। तो उसी को कहा जाता है अवसादन एवं निस्यंदन। अवसादन एवं निस्यंदन प्राथमिक उपचार। लेकिन द्वितीयक उपचार में याद रख लेंगे सूक्ष्मजीवी का उपयोग होगा और उनका मेन अर्थ हो जाएगा बीओडी को कम करना। ठीक है। एक तृतीयक उपचार भी होते हैं, एक तृतीयक उपचार भी होते हैं। क्लियर। उसका क्वेश्चन यहीं पर आगे मिलेगा आपको। आगे है बीओडी का पूरा नाम क्या है। इसको एक बार लेक्चरर भर्ती में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर दो ऑप्शन नहीं दे दिए गए थे, क्योंकि कहना चाहिए इनका सामान्य आप रसायन का पुस्तक देखेंगे वहाँ पर बीओडी का फुल फॉर्म लिखा रहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप गूगल में भी जाकर देखेंगे तो लिखा रहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। लेकिन बायोलॉजी की पुस्तक में लिखा रहता है ए को भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर मैं इसी कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को नहीं दिया हूँ, क्योंकि उसमें दोनों दिया गया था लेक्चरर भर्ती में, तो वहाँ पर वो विवादित हो गया था, फिर बाद में उस क्वेश्चन को निरस्त करना पड़ा। तो इसका दो फुल फॉर्म होते हैं, रसायन में लिखा रहता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी में लिखा रहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका अर्थ ये होता है कि जितना अधिक जल में होगा जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, ये जितना ही कम होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी उपचार होते हैं, जैविक उपचार होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, तो उसका मेन उद्देश्य होता है बीओडी को कम करना। क्लियर।
आगे है सीवेज ट्रीटमेंट की किस अवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का या सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट के अंतर्गत सूक्ष्म जीवी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किस उपचार में किया जाता है। तो अभी आप लोग को बताया हूँ मैं, प्राथमिक उपचार में नहीं किया जाता है। प्राथमिक उपचार में तो कहना चाहिए अवसादन एवं निस्यंदन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं होता है। तो सेकेंडरी उपचार, इसको जैविक उपचार कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। अभी आप लोग को बताया हूँ। तो जैविक उपचार मतलब द्वितीयक उपचार, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, बीओडी को कम करना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है। तो इसका उत्तर होता है तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार में कहना चाहिए निलंबित हुए ठोसों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों में से गलत जोड़ा को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत जोड़ा है, उसी को आपको चॉइस करना है। मेथेनोजेंस गोबर गैस ये सही हैं, क्योंकि गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है। मेथेनोजेंस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। सेकंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक्स है, ये भी सही है। ईस्ट एथेनॉल, ईस्ट की सहायता से, ईस्ट जाइमेस की सहायता से एथेनॉल मतलब एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ये भी सही। तो गलत ऑप्शन क्या है, डी, चावल सिरका। सिरका या सिरिका ये कहना चाहिए वेनेजर होते हैं, ये चावल से प्राप्त नहीं होते हैं। ये कहना चाहिए अन्न या फिर जो गन्ने का सिरे वगैरह होते हैं उससे ये प्राप्त होते हैं। उत्तर डी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों उपापचय के अनुप्रयोग से साधारण कच्चा पदार्थ मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, यह क्रिया कहलाती है। सूक्ष्म जीवों उपापचय के अनुप्रयोग से साधारण जो कच्चा पदार्थ होते हैं वो मूल्यवान उत्पाद में बदल जाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। यह क्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, अनाक्सी श्वसन। इस चैप्टर में किण्वन या फिर अनाक्सी श्वसन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। बियर एल्कोहल की प्रतिशत इसमें 5%, सही। वाइन एल्कोहल की प्रतिशत 15%, ये भी सही। विस्की ब्रांडी इसमें एल्कोहल की प्रतिशत 40%, ये भी सही। रम एल्कोहल की प्रतिशत 25%, यही गलत है, क्योंकि रम में एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 50 से 60% तक होती है। इसी कारण इनका मूल्य भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एल्कोहल की प्रतिशत अधिक होती है। जिसमें एल्कोहल की प्रतिशत जितना अधिक होगा उसका उतना रेट क्या होगा, अधिक होगा, और वह अधिक से अधिक नशा शरीर में होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है। अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोमैग्नीफिकेशन, कंट्रोल, एंटीबायोटिक। तो उत्तर आ जाएगा बायोपेस्टिसाइड्स। हमारे लिए जो अनैच्छिक जीव है, हानिकारक जीव है, उसको नष्ट करना ही क्या कहलाता है, बायोपेस्टिसाइड्स कहलाता है। क्लियर। आगे, गलत जोड़ा को चुनिए। बायोहर्बिसाइड्स मतलब खरपतवारों को नष्ट करना, ये सही है। खरपतवार मतलब वीड कंट्रोल,
मतलब हम लोग जैसे कि धान का फसल लगाए हैं, गेहूं का फसल लगाए हैं, उसमें कोई अनावश्यक पौधे आ जाते हैं, अनावश्यक घासें आ जाती है, उसी को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, हम धान लगाए हैं तो हम धान अधिक उत्पादन करना चाहेंगे, यदि गेहूं लगाए हैं तो गेहूं को उत्पादन अधिक करना चाहेंगे, लेकिन उसमें अनावश्यक रूप से कुछ दूसरे फसल या दूसरे घास आ जाते हैं, तब वही खरपतवार कहलाता है। ठीक है, वीड, तो वीड कंट्रोल बायो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। सही। बायो इंसेक्टिसाइड्स हानिकारक कीटों को नष्ट करना बायो इंसेक्टिसाइड्स कहलाता है। क्लियर। जुवेनाइल हार्मोन ये कीटों के शरीर से प्राप्त होता है, कुछ ग्रंथि होती है उनसे प्राप्त होते हैं जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन का उपयोग भी होता है हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए, तो ये भी सही है। ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ड्रैगन फ्लाई का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यह जैव कंट्रोल की या बायो कंट्रोल की सबसे पुरानी विधि है, तो यही गलत है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बायो कंट्रोल की नई विधि है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन है KVIC, नाबार्ड बैंक, IRDP का संबंध किससे है? ये सब कहना चाहिए बायोगैस बनाने के लिए ऋण देते हैं। क्या देते हैं? ऋण देते हैं। जैसे कि 20,000 देंगे, उसमें से कुछ छूट होते हैं, और कहना चाहिए बहुत ही कम ब्याज दर में पैसे को वापस लौटाना पड़ता है। मतलब बायोगैस का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, घरों में निर्माण करने के लिए ये एक संस्था है। नाबार्ड एक बैंक है, IRDP सरकार का एक संस्था है, KVIC एक मॉडल भी है और एक संस्था भी है। ये कहना चाहिए बायोगैस बनाने के लिए कृषकों को या किसानों को क्या प्रदान करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन है बायोगैस का रासायनिक संगठन है मेथेन ऑक्सीजन, गलत। मेथेन CFC, गलत। मेथेन CO2, सही। मेथेन अमोनिया, गलत। जो बायोगैस है उसमें कहना चाहिए 50 से 60%, लगभग 60% मेथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 35, और 5% के आसपास नाइट्रोजन गैस भी इसमें पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी। इसके लिए आप लोग मेरा विशेष रूप से कहना चाहिए जो YouTube चैनल है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे कहना चाहिए इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे, एक लास्ट चैप्टर है, उसमें मैं इसके बारे में विस्तृत कंपैरेटिव करके बताया हूँ। क्योंकि जो बायोगैस होते हैं, ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग गैस होते हैं, और जो अम्लीय वर्षा होते हैं, प्रोड्यूसर गैस होते हैं, उन सब का मैं तुलनात्मक अध्ययन करके वहाँ पर बताया हूँ। तो वहाँ पर सभी का कहना चाहिए फंडामेंटल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बायोगैस में मेथेन तो सभी को याद है, याद रख लेंगे। मेथेन के साथ में 30-35% कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, 5% नाइट्रोजन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा ये कवक होते हैं, जो कि गलत कथन का चयन कीजिए। आगे भी इसी से एक चैप्टर था फर्स्ट टेस्ट में। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कवक होते हैं। ठीक है, इनसे कहना चाहिए साइक्लोस्पोरिन ए नामक मेडिसिन प्राप्त होता है, जो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया को सक्सेस करती है। ये सब बताया था मैं। मतलब एंटीबॉडी को शांत करती है, सदमन करती है, जिससे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या हो सके? सक्सेस हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को, ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए का निर्माण करती है। सही। साइक्लोस्पोरिन ही एक मेडिसिन है जो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए एंटीबॉडी को सदमन इनहिबिट या फिर शांत करते हैं। बायोगैस में मिलाने से गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। यदि बायोगैस में गोबर के साथ यदि इसको कच्चे माल के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो बायोगैस की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर। पौधों के कवक रोग में, पौधों में यदि कवक जनित रोग हो गया तो यह कवक बायो कंट्रोल के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही। तो उत्तर क्या है? डी, यह एक जीवाणु नाशक है। यह एक जीवाणु
नाशक है, ये कथन गलत है क्योंकि ये जीवाणु नाशक नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मतलब जैव उर्वरक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। पहला, दलहनी राइजोबियम सहजीवी, ये सही हैं। जो दाल देने वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम पाए जाते हैं और यहाँ पर दोनों सहजीवी का कार्य करते हैं और राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर। सेकंड, एजोला एनाबिना। एजोला एक प्लावी पौधे हैं, तैरने वाले पौधे हैं। इनकी पत्तियों में एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एजोला एनाबिना दोनों मिलकर सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं और बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये माना जाता है धान की खेती में यदि इसको मिला दिया जाता है तो धान की पैदावार क्या हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। क्लियर। माइकोराइजा हिंदी में होता है कवक मूल, मतलब उच्च पौधों के जड़ में कवक का पाया जाना। उच्च पौधों मतलब यूकेलिप्टस हो सकते हैं, उच्च पौधों के जड़ों में कवक का पाया जाना माइकोराइजा। तो ये भी सहजीवी है और ये भी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर। लाइकेन, इसमें शैवाल और कवक होते हैं, इसमें शैवाल और कवक होते हैं। ये सहजीवी संबंध तो है लेकिन ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो उत्तर आ जाएगा डी, लाइकेन। धान, मक्का, एजोस्पाइरिलम जीवाणु, मतलब जो धान होते हैं, गेहूं होते हैं, उनके जड़ों में भी एजोस्पाइरिलम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये भी सहजीवी है और ये भी कुछ मात्रा में बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये दलहनी राइजोबियम जितनी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में सक्सेस है उतना ये सक्सेस नहीं है, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र का कार्य करते हैं। इस पर अभी रिसर्च हो रहा है। तो उत्तर आ जाएगा लाइकेन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरी शैवाल का उदाहरण है। इसको भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, एनाबिना और नॉस्टॉक। ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, दोनों कहना चाहिए नील हरी शैवाल का उदाहरण है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और जो एजेटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं मतलब भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब ये ऊपर में जो कहना चाहिए पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, ये सब सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। क्लियर। लेकिन ये जो कहना चाहिए एजेटोबैक्टर होते हैं ये सिम्बायोटिक नहीं होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक होते हैं, असहजीवी होते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। एजेटोबैक्टर होते हैं और पॉलीमिक्सा नामक बैक्टीरिया, पॉलीमिक्सा अलग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर अलग है। दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और ये दोनों भी कहना चाहिए भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना और नॉस्टॉक है। क्लियर। एनाबिना कहना चाहिए एक साइनोबैक्टीरिया है। आगे है, दही को मथने से प्राप्त होता है। दही को यदि हम लोग मथने का कार्य करेंगे तो किसकी प्राप्ति होती है, तो उत्तर है मक्खन, बटर मिल्क। क्लियर। ये गांव में भी होता है, विशेष रूप से अभी थोड़ा कम हो रहा है। आज से 15-20 साल पहले जाएंगे तो प्रत्येक घर में कहना चाहिए दही को मथते थे, मथने का कार्य करते थे। ठीक है, और उससे कहना चाहिए मक्खन प्राप्त करते थे। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक है। डीडीटी प्राकृतिक नहीं है, ये तो मानव निर्मित है। बीएचसी ये भी मानव निर्मित है। फेरोमोन्स ये भी प्राकृतिक तो है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आ गया है नीम का बीज आ गया है एजेडिरेक्टिन। फेरोमोन्स विशेष रूप से उतना कीटनाशक नहीं है, ये तो संदेशवाहक के रूप में है। ये चींटों के शरीर में एक हार्मोन के रूप में उत्पन्न होते हैं और दूसरे चींटी उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक्टो हार्मोन्स कहा जाता है, फेरोमोन्स कहा जाता है। तो प्राकृतिक कीटनाशक
DDT पहले 12वीं केमिस्ट्री में विशेष रूप से इनका फुल फॉर्म ये क्या है, इनको कैसे बनाया जाता था, ये आते थे। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये दोनों ही कीटनाशक है। आजकल DDT के ऊपर कहना चाहिए रोक लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ये कहना चाहिए ज़्यादा हानिकारक है। ये कहना चाहिए प्रदूषण को बढ़ाती है। तीनों प्रकार का प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे भूमि प्रदूषण हो, तीनों ही प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और DDT कहना चाहिए नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब इनका विघटन नहीं होता है, जिसके कारण आजकल DDT नहीं मिलता है। तो उत्तर क्या है, नीम का बीज। नीम का वैज्ञानिक नाम ही क्या होता है, एजेडिरेक्टा इंडिका। तो इनके बीजों में कहना चाहिए एजेडिरेक्टिन नामक एक पदार्थ पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक कीटनाशक है। गांव में भी देखेंगे, जो घरों में कहने जी जो चावल होते हैं बोरी में रखते हैं तो उसमें नीम के पत्ते को मिला देते हैं, ताकि उसमें कहना चाहिए प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य ये कर सके। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है। ये भी 12वीं में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत लगभग 46%, 46% होते हैं, ठीक है जी। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, रेनेट या फिर रेनिन प्राप्त होते हैं। इसको मैं आप लोगों को पहले ही टेस्ट में बताया था। इसका उत्तर होता है सी, ये बछड़े के अमाशय से प्राप्त होता है। बछड़े के अमाशय से प्राप्त जमा हुआ दूध होता है। इस रेनेट में रेनिन नामक एंजाइम पाई जाती है, जो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या करती है, ये पाचन करती है। मतलब केसिन को पैरा केसिन में क्या करती है, ये चेंज करती है। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः अध्ययन करेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर है। एक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब उसका अनुप्रयोग। क्लियर। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे नए चैप्टर के नए टेस्ट के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है।